सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आमतौर पर खलनायकों को देखकर हमारे मन में गुस्सा का भाव आता है, क्योंकि पर्दे पर जो छवि हम देखते हैं उनके प्रति वैसी ही धारणा हम बना लेते हैं। लेकिन पर्दे पर बड़े ही क्रूर दिखाई पड़ने वाले इन चेहरों के पीछे एक बड़ा ही मुलायम, बड़ा ही खूबसूरत दिल छुपा होता है। ऐसे ही एक खूबसूरत और नेक दिल अभिनेता हैं रंजीत। पर्दे पर खलनायक के रूप में दिखने वाले अभिनेता रंजीत अपनी असल जिंदगी में बड़े ही विनम्र, ईमानदार और हंसमुख इंसान हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर किसी से बड़े ही सम्मान से पेश आते हैं। विविध भारती की टीम अभिनेता रंजीत के घर पहुंची। आपसे बातचीत की निम्मी मिश्रा ने। तो फिर चलिए सुनते हैं अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की ये बातचीत। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपको बहुत बार फ़ोन करना पड़ा और अब आपको मालूम हो गया कि जनरली मैं बहुत बिजी था। पर हम तो शुक्रगुजार हैं। अच्छा, आपकी जो बातचीत का ये सिलसिला है, हम बचपन से शुरू करें, आपको फ्लैशबैक में लेके जाएं कि रंजीत जो थे वो कहाँ के हैं, कैसे बच्चे थे। आप बॉस हैं, आप जैसा आप चाहती हैं शुरू कीजिए। मैं तो आपके सामने मुजरिम की तरह बैठा हूँ। जो आप पूछेंगी मैं बताता जाऊँगा। अच्छा, तो ये बताइए कि बचपन आपका कहाँ बीता और कैसे बच्चे थे आप? कहते थे कि मैं थोड़ा मवाली नहीं था, लेकिन शर्मीला बहुत था और शरारती भी था। ये कॉम्बिनेशन अजीब सा था कुछ। वो होता है ना, कभी घर में कोई बड़े आ जाते थे तो बोले बिलो बिलो, तो आदमी बच्चा शर्मा जाता है, उस टाइप का था। पर जैसे वो चले जाते पर सारी शरारतें निकल आती थी, जिसको बाद में बाथरूम सिंगर बोलते हैं। फिर डांट पड़ती थी, उनके सामने क्यों नहीं बोला तू, है ना, दैट काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मन लगता था? 10th के बाद में मैंने हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया था। उसके बाद में एयरफोर्स में चला गया और इसलिए पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई। फुटबॉल खेलता था काफ़ी, खेलने कूदने का बहुत शौक था मेरे को। तो ये कहाँ हुआ, कहाँ के हैं आप? मैं पैदा अमृतसर में हुआ था। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई सब अमृतसर में? नहीं जी, फिर मैं बड़ा दिल्ली में हुआ, वहाँ से शिफ्ट कर गए थे मेरे पेरेंट्स। और मेरे जो दादाजी थे वो तो उधर ही थे। एंड उसके बाद वहीं बड़ा हुआ। और उसके बाद में दिल्ली में मुझे एक आदमी मिला, उसका नाम है, एक्चुअली उसको क्रेडिट जाना जाएगा क्योंकि उसी की वजह से मैं इधर एक्टर बन सका रहा था। एक बहाना बन जाता है ना किसी का भी। वो थे ठाकुर रणबीर सिंह, यू नो। वो ही वॉज सेटल्ड इन लंदन और वो दिल्ली में आए थे। वो नया लड़का नई लड़की के साथ पिक्चर बनाना चाहते थे। तो मैं एयरफोर्स से वापस आ चुका था, तो मेरे पास उन दिनों में ना तो पढ़ाई लिखाई का कुछ प्रेशर था, ना कोई नौकरी या किसी चीज़, तो खाली था। तो एक पार्टी में मुझे मिला वो, तो उसने बोला नौजवान फिल्मों में काम करोगे। तो मेरी शक्ल वजह तो अच्छी अभी भी नहीं है, आपको मालूम ही है। फिल्मों मेरे कॉन्सेप्ट अजीब सा कि फिल्मों में जो एक्टर लोग होते हैं उनका एक ही लाइक रोमन फीचर्स एंड गोरा रंग, और मैं तो काला, मुंह में पिंपल्स, तो ऐसा कुछ था। बट आई वाज वेरी टफ। 8-8 घंटे फुटबॉल खेलता था मैं, यू नो। और अभी तो देखिए चर्बी बहुत चढ़ी है, पहले तो बिल्कुल चर्बी थी ही नहीं। तो उसने मुझे बोला जब, तो मैंने सोचा ये बम्बई वाले जो आते हैं ना, नॉर्थ इंडियंस को उल्लू बना के अपना एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं, तो वैसे ही होगा कोई। तो पहले मैंने मजाक में लिया, फिर 1-2 बार और मुलाकात हुई तो जेन्युइनली पता लगा कि ही वांट्स टू मेक ए पिक्चर। फिर वो बॉम्बे आया तो उसके ये और अपर क्लास है, राज कपूर, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, चेतन आनंद, देवानंद, वो इस ब्रैकेट में था। क्योंकि ये लोग जब लंदन जाते थे तो ही वॉज द ओनली सोर्स
जो कि ग्लैमर वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन और जो एंटरटेनमेंट वगैरह होती थी, तो ही वॉज ऑन अ वेरी गुड टर्म्स विद देम, तो जब वो यहाँ आता था तो ये लोग उसको हॉस्पिटैलिटी रिटर्न करते थे, तो इट वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से मैं आया इधर। तो आपने बचपन में सोचा था कि आप फिल्मों में काम करेंगे, आप फिल्मों की तरफ रुझान था एक्टिंग में? नहीं, बचपन में क्या सोच रहे हैं, मैं तो आज तक नहीं सोच सकता कि मैं एक्टर कैसे बना है ना। नहीं, बचपन में क्या है कि देखिए, अगर इफ़ यू बिलीव मी, मैंने ज़िंदगी में पहली पिक्चर जो देखी थी वो गाइड थी। यू कैन इमेजिन कि मुझे कितना शौक होगा फिल्मों का। तो गाइड आई थिंक 67 या 60s उन्हीं दिनों में आई थी ना, 68, आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड इन डेट्स ऑल्सो। तो गाइड वॉज फर्स्ट पिक्चर विच आई सॉ, और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम दोनों पिक्चर रिड्यूस रेट पे चलती थी, आधी प्राइस में। तो गाइड मुझे इतनी अच्छी लगी है ना, मैं कोई भी बहाना हो, चलो गाइड देखते हैं, बर्थडे है गाइड देखते हैं, कोई रिश्तेदार आ गया तो गाइड देखते हैं। यहाँ तक कि इतना दीवाना हो गया था मैं कि मैंने अपनी मार्केटिंग भी शुरू कर दी थी। पंजाब से वो लोग आते थे कुछ रिश्तेदार, तो अपनी जेब से टिकटें खरीद ला के तो उनको दे दिया। एक बार मैंने 10-12 टिकटें पॉकेट अलाउंस में से कि ये खुश हो जाएंगे तो मेरे को शाम को बख्शिश मिलेगी। और और मेरी इन्वेस्टमेंट पहली खराब गई, क्यों नहीं मिला कुछ? नहीं, पिक्चर देख के आए तो मैंने पूछा कैसी लगी पिक्चर, तो कहते शर्म नहीं आती तेरे को ऐसी पिक्चरें देखता है? वो कि दूसरे की बीवी भगा के ले गया वो, ये कोई पिक्चर है? मेरे को बड़ा झटका लगा, मेरे पॉकेट अलाउंस भी गया सारा। अभी उनसे कुछ मांग भी नहीं सकता। बट डायलॉग्स गाइड के जो इतने मीनिंगफुल थे और पिक्चर इतनी अच्छी थी, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी पहली पिक्चर भी मैंने, वहीदा रहमान का मैं फ़ैन हो गया ना, पहली पिक्चर ही मैंने वहीदा जी के साथ की, रेशमा और शेरा। बहन के रोल से शुरू किया था मैंने, उसके बाद में आपकी इंडस्ट्री वालों ने मुझे विलन बना दिया है, समझ नहीं आता। अच्छा, जैसे कॉलेज के ज़माने में, स्कूल में कभी कुछ स्टेज पे कुछ किया? नहीं, मैं स्टेज या ड्रामा और कभी पिक्चरें नहीं देखता था। मुझे एक कॉम्प्लेक्स था, अभी क्या आप पूछ रही तो बता देता हूँ, कि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन एक साइकोलॉजिकल, हमारी बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी ना, मिडिल क्लास, तो ये एक दिमाग में, जहन में डाला हुआ था कि ये तस्वीरें देखना, लड़कियों को देखना या ये फिल्में देखना, ये जो है स्पॉइल्स द हेल्थ, आईसाइट, एवरीथिंग, मतलब अच्छे घरों के जो बच्चे हैं ऐसा कुछ नहीं करते? नहीं, हाँ, ऐसी फीलिंग देते कि यू आर नॉट सपोज टू सी, वो तो आजकल भी देखिए, इट्स नॉट अच्छे और बैड, बच्चों के लिए इट्स नॉट गुड। अभी आजकल टीवी के सामने बैठे रहते हैं चश्मे लगा के, माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है बताने के लिए, तो ये जेन्युइनली उन लोग का ये था, तो मेरे जहन में घुसा हुआ था कि आई बीइंग ए फुटबॉलर मेरा स्टेमिना कमज़ोर हो जाएगा, या मैं दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं पिक्चरें कभी देखी नहीं और कभी शौक नहीं हुआ, अभी तक देखिए, आज मैं इतनी 400-500 पिक्चरें कर चुका हूँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम ज़िंदगी में कोई 2-3 पिक्चरें कंप्लीट देखी होंगी। गाइड को छोड़ के? नहीं, गाइड तो मैं पहले ही 15-20 बार देखी है, मुझे उसका डायलॉग्स अभी तक याद है, और पहली बार मुझे बोला कुछ सुनाओ तो मैं गाइड ही सुनाया था उसको। अच्छा, आपकी पसंद का गाना सुने पहले, फिर बात तो बहुत सारी करनी है। गाना कौन सा पसंद? मेरे, देखिए, सुनने वालों को शायद मेरी पसंद आए, क्योंकि मैं बड़े मीनिंगफुल गाने अच्छे लगते हैं मेरे को, और जिसमें थोड़ा म्यूजिक भी थोड़ा कम हो, लेकिन लिरिक्स अच्छे हो, रिदम होना चाहिए। अब जैसे उन दिनों में मुझे एक गाना बड़ा याद है कि हम छोटे होते थे, एक वॉर का टाइम था, मुझे साल और डेटें तो याद नहीं रहती हैं, एक गाना था, आवाज़ दो हम एक हैं। वो क्यों मुझे अभी तक याद है कि आई स्टिल फील कि ये इतने आजकल वो बनाते हैं, अभी ये सुन के शायद कोई बना देगा ये एल्बम्स वगैरह, तो आवाज़ दो हम एक हैं, बहुत अच्छा। ये गाना अगर आप मुझे सुनवा दें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होंगे। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं, जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे
अपनी शान है। गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट गोकुल का वन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। बात चल रही थी रंजीत जी आपके बचपन की, कि बचपन से ही आपने जब एक बार गाइड देखी तो देखते ही गए, फिर जब खुद फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो पहली बार कैमरे के सामने जब आप आए तो आपको कैसा लगा? टू टेल यू द ट्रूथ, मैं जब फिल्म लाइन में आया था तो पहले दिन ही मैं चेतन साहब के घर में रहा बिकॉज ऑफ रॉनी सिंह। दूसरे दिन मैं सन एंड सैंड में जब ठहराया गया तो सुनील दत्त साहब से मिला। तीसरे दिन राज कपूर साहब के यहाँ गया तो मेरी एंट्री ऐसे हुई थी, और मेरे को फियर कॉम्प्लेक्स और ये जो हवा सा होता था ना, वो मेरा शुरू से निकल गया। तो बड़ा नॉर्मली मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि कैमरा स्टार्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। हालांकि मुझे याद है रेशमा शेरा मैंने पहले साइन की थी और सावन भादों की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है सावन भादों में नवीन निश्चल और रेखा नए थे, और आपको मालूम है इंडस्ट्री में तो या कहीं भी हीरो हीरोइन का ज़्यादा आपने भी अगर फोटो लेनी है, इंटरव्यू लेनी है, उन्हीं की लेंगे। तो ऑल द प्रेस एंड प्रोड्यूसर वाज गुड नेम, लाइक मोहन सहगल वाज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो बड़ा नाम था। तो एंटायर प्रेस होल इंडस्ट्री फूल वूल लेके आ रही है एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली मैं रेखा के भाई का रोल कर रहा था, छोटा रोल था, तो बैठा हुआ था। जैसे मैंने बोला शाई, एंड मेरे में कभी अपने आप को मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो सुनील दत्त को जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ, मैं एरोगेंस नहीं थी। जो आपका स्टेटस है, जो डिजर्व करते हो उतनी तक मैं रहता हूँ। आई नेवर इम्पोज माई सेल्फ। अब मैं यहाँ रहता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि हर प्रोड्यूसर को मेरे को सेम बिहेवियर या सेम फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। स्टेटस के हिसाब से जो डिजर्व करता है वो मिलना चाहिए। तो मोहन जी के असिस्टेंट थे 3-4, और पीछे उस भीड़ में से मेरे को पीछे से आवाज़ आई कि यार ये रोल तो छोटा है, ये मोहन सहगल किस गधे से को ले आया, वर्ड कुछ और यूज़ किए थे उसने। ये कि डफर को ले आया, दैट काइंड ऑफ स्टफ। हिंदी में कुछ और था, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं मूंछ लगा के, घिया हाथ में पकड़ा हुआ था और एक हाथ में डंडा था, और वो मुझे टिपिकल ट्रीटमेंट जो न्यू कमर्स को होता है, हे ये घिया को लौकी बोलते हैं, ये दूधी अगर घुमाओगी ना तो रोल कट जाएगा तुम्हारा, और ये डंडा भी पकड़ के रखने का। तो मैं अपना डंडा दूधी पकड़ के बैठा उधर सेट के ऊपर चुपके से। तो मे बी आई वॉज क्वाइट, मे बी आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। तो उन्होंने सोचा कि वो डफर साहब पता नहीं कहाँ से ले आया यार। पहले गुस्सा आया कि मैं वो लाठी घुमा दूँ, फिर दिल में आया यार नहीं यार, काहे को, आज अच्छा दिन है, किसी का नया काम शुरू हो रहा है तो खामखा। तो मैं अपना गुस्सा पी के बैठ गया और उसके बाद मेरा शॉट हुआ, बहुत तालियां वालियां, बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग था। मैं तो रेखा के भी डायलॉग याद किए हुए थे। अच्छा। नवीन निश्चल के भी कर लिए मैंने, जो स्क्रिप्ट में दिया उन्होंने, ये डायलॉग याद कर लो, वो सब ने गले वाले लगाया मेरे को। मोहन सहगल ने भी बोला यार मुझे मालूम होता तू इतना अच्छा एक्टर है तो मैं तेरे को मेन विलन का रोल दे देता। तो मैंने बोला मोहन जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, उसमें क्या हुआ। तो देन आई प्लेड द मेन विलन ऑपोजिट धर्मेंद्र इन हिज ओन पिक्चर, कर्तव्य में मैंने काम किया था। आई डिड छोटे छोटे रोल करके मैं आ गया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, और मैं उन दिनों में आया जिन दिनों में इंडस्ट्री के अंदर ये पूना इंस्टीट्यूट के बॉयज़ एंड गर्ल्स दे वर डोमिनेटिंग। वो गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट्स लेके आते थे, तो हम जैसों की तो एंट्री नहीं हो सकती थी। तो आई वॉज ओनली शेड्यूल कास्ट दोस डेज। उस जमाने में जब आपने पहली बार कैमरे के सामने आए तो आपको कोई डर नहीं, और जब अपने को पहली बार इतने बड़े स्क्रीन पर देखा जी जी, तो कैसा फील हुआ? पहली बार देखा डबिंग जब किया मैंने पिक्चर का तो अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा फिल्म लाइन का फील आ चुका था कि फिल्में क्या होती है, बट लेकिन मेरे में इतनी वो एक्साइटमेंट नहीं होती थी, क्योंकि मेरी नेचर से कोई भी चीज़ अचीव की तो आई डोंट गेट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थ्रिल। ठीक है काम किया हो गया, ठीक है मैंने ये एक्टिंग किया तो है, मतलब पहली बार भी ऐसा ही था शुरू से। इफ यू बिलीव मी, मेरे को ये अभी जैसे ये घर ले लिया तो ले लिया, अभी हम चल रहे तो उसमें क्या हुआ, दैट्स नॉट एक्साइटिंग फॉर मी तो अब जब रोल कर लिया साइन तो उसको काम करना ही है। हाँ भाई ठीक है कि नहीं है, इतना होता है। आप पेपर भी देंगे तो आपको लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा, और पर्दे पे देखा, और उसके बाद में देखा गया जब प्रीमियर हुआ। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं नाज थिएटर या कोई थिएटर था तो वहाँ से मैं वापस पिक्चर छोड़ के आ गया था, और मेरे 2-4 सीन थे सारे काट दिए उन्होंने।
अच्छा, सावन भादो में? सावन भादो में। और कुछ थे, मतलब जो और भी कुछ सीन थे, क्योंकि पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फुटेज है आदमी उतनी रखता है। एडिटर्स लोगों को जो अननेसेसरी सीन होते हैं, जो स्क्रिप्ट को हेल्प नहीं करते हैं या उनको निकालने से स्क्रिप्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी बजाय एक आध गाना डाल देते हैं। तो एनीवे इट्स टोटल एंटरटेनमेंट। तो आई फेल्ट वेरी हर्ट, अरे यार मेरा काट दिया है ना, मेरा क्यों काट दिया, किसी और का काट देते हैं ना। दैट आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, यू नो। मैं रोता हुआ आया था, ट्रेन में बैठा हुआ था, एंड आई वाज क्राइंग, यू नो, अलोन। फिर उसके बाद मैं आई स्टॉप गो टू द प्रीमियर्स एंड ट्रायल्स एंड ऑल दैट। और उसके बाद जब मेरे पास बहुत काम हो गया तो भी लोग ट्रायल के लिए बुलाते, तो मैं ये बोल देता था, यार देखो मुझे बुलाओगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है ना, तो मुझे क्लैप के लिए बुलाओ। तो लोग खुद, नहीं रंजीत को मत बुलाना यार, उसको ट्रायल दिखाएंगे, फ्लॉप हो जाएगा। पर अभी हम आपसे पूछेंगे कि आपको गाना कौन सा पसंद है? ओह, गाने तो आजकल के गाने तो बहुत ही मुझे समझ नहीं आती है, सुनने से पहले भूल जाता है आदमी। आई एम सॉरी, माफी चाहता हूँ, मेरे को तो पुराने टाइप के गाने याद हैं। तो बताइए ना कौन सा गाना आपको? जैसे वो था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मगर सब मीनिंगफुल। आज आप बैठे हुए हैं, कल यहाँ कोई और बैठा होगा, यू नो, कल आप किसी और की इंटरव्यू लेते होंगे, यू नो। हाँ, तो ऐसे गाने, तो ये मतलब लिरिक पे ज्यादा ध्यान। जी जी, ये गाना सुना दे तो बढ़िया बनेगी। बिल्कुल सुना। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
आप जब पहली बार सावन भादो में विलेन बने तो ये रंजीत विलेन ही कैसे बनकर रह गए? नहीं, सावन भादो में विलेन का था, सावन भादो में कैरेक्टर था। उसका भाई का लेजी कैरेक्टर, कोई काम नहीं करता, पड़ा रहता है। बहन पानी लेके आई तो बोलता पानी पिला दो, ऐसा था कुछ। तो बोलती नहीं मैं इतनी दूर से लाई हूँ, नदी से पानी उठ के पी ले। अच्छा भाषण मत दे, नहीं पिलाना मत पिला, तो पैसा ही सो जाता था। तो ही वॉज नॉट ए विलन। उसके घर में हीरो आता है उसकी बहन को छेड़ने के लिए, तो नेचुरली कोई भी भाई टेकअप करे ना। सिमिलरली रेशमा शर्मा में मैं वैद्य जी के भाई का रोल भाई थे तभी भी आप, उसमें भी आई वॉज नॉट ए विलन। तो विलन कैसे बने? विलन में बना शर्मिली में। अच्छा, तो मुझे याद है, हाँ जी, हाँ। शर्मिली में मेरा फर्स्ट जिसकी वजह से मेरे ऊपर वो स्टैंप लग गई रेपिस्ट की, तो एक नई अप्रोच सी लोगों को लगी। शर्मिली में राखी के साथ मेरा एक सीक्वेंस था रेप का और फिर मर्डर हो जाता है। मुझे बड़ा अच्छा, मुझे याद है दिल्ली में प्रीमियर था, मैं अपने घर वालों को ले गया उधर कि खुश हो गए भाई, तक काम की तारीफ हुई थी। मैं बोला चलो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो इंटरवल में जब गया 5-6 टिकटें दी थी उनको पासेस, तो देखा कोई भी नहीं है उधर। तो वहाँ से पूछा ये लोग बैठे हुए थे कहाँ गए? बोलो तो चले गए। अरे मैं क्या क्यों चले गए? अभी मेरा डेथ सीन है अभी तो नो। तो शाम को पार्टी वार्टी के बाद में मैं घर पहुँचा तो देखा घर में क्लेश पड़ा हुआ है, रोना धोना चालू है, सबके मुंह सूजे हुए हैं। मैं बोला गले लगाएंगे, इनाम मिलेंगे, कुछ शाबाशी देंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती है, लड़कियों के कपड़े वपड़े फाड़ता है, अभी तेरा बाप कैसे जाएगा अमृतसर में, पंजाब में क्या मुंह दिखाएगा? तो देख इसलिए फादर बहुत नाराज हैं। मैं बोला पापा जी ये तो फिल्म है, तो तुमको कोई और कोई आर्मी का रोल नहीं मिलता, कोई एयरफोर्स का रोल नहीं मिलता, कोई डॉक्टर का रोल नहीं मिलता, ये कोई काम है? तुमको शर्म आनी चाहिए, नाक कटवा दिया तुमने ये ऐसे। फिर उनको मैंने बोला यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए ये राखी है, क्योंकि मैं पिक्चर नहीं थे तो वो तो बिल्कुल उनके दिमाग में सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कभी पिक्चर देखी होगी उन लोगों ने। बट माई फादर वॉज लाइक ए फ्रेंड टू मी, यू नो। तो फिर राखी को लेके आया, मैं उसको मिलवाया, देखो वी आर फ्रेंड्स, नो दैट काइंड ऑफ। तो धीरे धीरे फिर उनको पता लग गया। फिर एक बार मरने का रोल था, फिर क्लेश हो गया, रोना धोना। वो तो मरने वाली हैम एक्टिंग करते ना हम लोग, हाँ गोली बोली लगती है तो ओए होए मेरा मुंडा मर गया है ना। फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई। फिर उनको जब पता लगा कि अभी मरने वाला, तो फाइट के बाद मरते ही है ना विलन, तो उठ के चले जाते थे। नो मदर लाइक्स टू सी द सन डाइंग नाउ दैट, नो सिस्टर लाइक्स टू सी द ब्रदर डाइंग। तो हमको एक्टिंग तो रील करनी पड़ती है ना। गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, दिल के
यहाँ। आपने जैसा कहा कि आप जिस जमाने में आए तो उसमें एक्टिंग स्कूल के सब लोग गोल्ड मेडल वाले सब थे, तो आपने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं? नहीं। तो कैसे, मतलब कुछ मुश्किल होती है? कुछ नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए एक्टिंग इंसान के अंदर होती है। आप देखिए छोटे बच्चे की मिसाल लीजिए, बच्चे के जानवर की मिसाल लीजिए। अब कुत्ता देखिए कैसे दूध मिलाता है, उसको मालूम है कि कोई फेवर लेनी है तो जनरली यू फील कि इसको दे दो, अभी बिस्किट दे दो या कुछ चीज़। बच्चा छोटा होता है जो बोल नहीं कर सकता, वो कैसे उसको फेवर चाहिए तो कैसे मुंह बनाएगा या रोना शुरू कर देगा या जिद दिखाएगा, सब उनको मालूम है सिचुएशन क्या है। तो इट इज़ इन योर सिस्टम, यू नो, एक्टिंग जो होती है, हाउ यू फील। एंड मेरे हिसाब से एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, यू नो। जी ना, वो लोग बनाए जाते हैं और एक्टर भी मेरे का बनाया। हाँ, यू कैन पॉलिश योर डिक्शन और योर डांसिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, वो जो होता है ट्रेनिंग होती है और वो डायरेक्टर लोग बता ही देते हैं, यू नो। अभी जैसे मेरे को मरना है तो मुझे उसमें मरने के लिए वो क्या बताएंगे, यू नो। यहाँ किसी को गुस्सा करना है तो मुझे मालूम है जिंदगी में गुस्सा किया है तो मालूम है कैसे गुस्सा करना है, डांटना है। मतलब दुनिया को बहुत अच्छे से देखना, लोगों को ऑब्जर्व करना ही अपने आप में एक एक्ट। देखिए आप मुझे कितने प्यार से देख रही है तो मुझे मालूम है कि इस प्यार में, यू नो, कैसा प्यार है। तो अगर मैं किसी को ऐसा बोलूँगा तो ऐसे ही बोलूँगा, ठीक है? Am I right? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बिल्कुल हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज सेल्यूलॉइड के सितारे में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत। आपकी पसंद का गाना सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। गाने से पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि फिल्म में जब आप आए और खुद को पर्दे पर देखा, कैमरे के सामने गए, आपको कोई ज्यादा कुछ अजनबीपन नहीं लगा? जबकि आपने कोई एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग कोर्स नहीं किया था, मतलब आप जिंदगी में चीजों को बहुत सहजता से लेते हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। पर कहते हैं कि फिल्म लाइन में आने के लिए लोगों को बहुत एड़ी चोटी जोर लगाना पड़ता है, जूतों के तले घिस जाते हैं, काम नहीं मिलता, फाके के दिन गुजारने पड़ते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका कैसा अनुभव रहा इसमें? मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा। मैंने जैसे आपको कहा कि पहले दिन ही जब आया तो चेतन साहब के घर में रहा, और वो रात कैसी गुजरी वो मुझे आई कांट एक्सप्लेन, की वो मैं कभी जिंदगी में बोल नहीं सकता हूँ। कुछ बताएंगे? क्योंकि उसमें क्या हुआ, मैं दिल्ली से आया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मैं किसी चेतन साहब का नाम सुना होता, अभी मैं गाइड वाइड ये हम दोनों वगैरह देखी थी तो मालूम हो गया था चेतन कौन है, बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। तो उनके घर में मैं रहा पहली रात, क्योंकि ये रणवीर सिंह जो थे उनके खास दोस्त थे, तो उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे। और ये प्रिया राजवंश जो थी वो उसी ने मिलवाया था चेतन साहब को, लंदन में थी रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में, यू नो। जी हाँ। वहाँ रोनी साहब मेरे को ले गए उनके घर में और हम वहाँ खाना खाया। उसके बाद आम आए और वो प्रिया जी आम काट रही थी, तो ये जो मॉडर्न लोग खाने वाले चम्मच से खाते हैं आम, यू नो, देखा होगा आपने। हाँ। तो हम तो पंजाब उधर से नॉर्थ इंडिया से चूसने वाले आम, यू नो, थोड़ी उंगलियों से लटक रहा है, शोरबा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने कहा जी मैं गुठली खाएगा, यू नो, ऑल दैट। तो हाँ गुठली लीजिए। तो मैंने खानी शुरू कर दी। अब प्रिया काट रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था। अभी वो अपनी तरफ से सोच रही थी कि ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी घर में, मैं हाँ जी एक और लीजिए ऐसे बोलते नहीं, आपके घर में आऊंगा तो ऐसे ही खिलाएंगे ना, कि हाँ लो जी थोड़ा और लीजिए। तो उसने एक और काट दिया तो मैंने वो भी खा लिया। और लोगे? हाँ नहीं लीजिए आपको अच्छे लगे, एक और काट दिया। मैं 8-10 आम खा गया। वो बेचारी काटती जाए, मैं खाता जाता था। अल्टीमेटली उन्होंने पता नहीं ऐसे मेरी तारीफ की या तो चेतन साहब को बोलती है, देखा चेतन साहब आम ऐसे खाते हैं, यू नो, आप चम्मच से यू नो काट के फाड़ियां बना के खा गए, इस तरह आम खाए जाते हैं। वो बाद में लगता है कि पता नहीं मेरे को सुनाने के लिए या ऐसे जेन्युइनली मेरी तारीफ की थी उन्होंने आम खाने की। तो उसके बाद वो लोग तो अपने अपने कमरे में चले गए। मेरा बेड, उनके ड्राइंग रूम में एक दीवान था, उधर चादर वादर लगा के मेरे को तकिया वकिया दे के मुझे सुला दिया, उधर सोने का बोल दिया आप यहाँ सो जाइए। तो हम सो गए। जैसे मेरी आंख लगी तो जू के मोटे मोटे मच्छर, यू नो, इधर काटा, इधर मुंह सूज गया मेरा, इधर काटा, माथा सूज गया मेरा, और इतनी वो खुजली मच्छर के काटने के बाद मैं पागल हो गया स्क्रैच करते करते। थोड़ी देर में क्या देखा है तो घर में एक स्ट्रे डॉग था, वो आके मेरे दीवार के नीचे घुस गया। अब मेरे को और टेंशन हो गई। अब रात को मैं बोला मैं दीवान के नीचे उतरूंगा तो मुझे काट देगा, मेरे नीचे बैठा हुआ है, ये मेरी रखवाली कर रहा है या मुझे गार्ड कर रहा है, वो समझ नहीं आया। पूरी रात मैंने निमी जी, मैंने क्या किया, चौकड़ी मार के बैठ गया ऐसे, जैसे वो मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो चादर को ऐसे ऊपर डाल लिया और मैं चादर को यूँ उठाऊं, लंबा सांस लूं और फिर चादर गिरा दूं। और शर्म आ रही है कि मैं किसी को जगाऊं नहीं, चेतन साहब को बुरा लगता है ना किसी के घर में, और इतना बड़ा आदमी है ना।
तो मैं साहब बड़ी मुश्किल, मेरी रात बीत नहीं रही। देन आई हैड दिस प्रेशर टू गो टू द लू। अब मेरा ब्लैडर फट रहा है, वो कुत्ता नीचे बैठा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को आवाज़ नहीं लगा सकता, और शर्म के मारे में मेरी तो हालत ख़राब शर्म और डर नीचे कुत्ते का। अभी थोड़ी और देरी हुई तो अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू, मैं डर गया। मैं ये घर में ये क्या हो रहेगा। वो क्या हाई टाइड हुआ रात को ना जब ही, तो समुद्र के ऊपर घर था उनका, वो वेव आती थी समुद्र की, पत्थरों से टकराती थी, तो मैंने तो देखा नहीं था। मैं मर गया, ये घर है या क्या है, नीचे कुत्ता ऊपर मच्छर, पता नहीं ये आवाज कौन सी है, ये भूतखाना है। वैसे भी शेक था, अंधेरा अंधेरा था सब चारों तरफ। तो वो बड़ी मुश्किल रात मेरी गुजरी साहब। तो इतने में देखा वो उसने कुत्ते ने ऐसे अंगड़ाई ली, थोड़ा स्ट्रेच किया और डुग डुग करके साला बाहर चला गया। जैसे बाहर गया तो मैं भागा अपना पेट पकड़ के, और इधर उधर देखा तो किचन में घुस गया। अरे ये तो किचन है। फिर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया तो वो था बाथरूम। वहाँ जाके साहब मैंने सुसु किया तो मेरी जान में जान आई। तो माफी चाहता हूँ, क्या करूँ, जो फैक्ट है। मतलब ये संघर्ष है, ये मेरा इतना बड़ा संघर्ष था। तो दूसरे दिन आई वॉज वेरी लकी, और जब मैं आई शिफ्टेड टू सन एंड सैंड, उसने ही मुझे वहाँ बुक कर दिया था। और सेकंड डे मैं दत्त साहब को मिला, फिर दत्त साहब अपने घर ले गए हमको। घर गए तो मदर इंडिया भी देखी हुई थी, तो अभी मदर इंडिया को सामने आवाज़ भी मिसेस दत्त की वैसी, मैंने स्टोन हो गया एकदम। हाँ। यार ये वही है कि नहीं है, वही है कि नहीं है, और फिर दत्त साहब का डायलॉग फ्लैशबैक में 25,000 आने के, 25,000 जाने के, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो बट माय एंट्री वाज लाइक दिस। आई वाज वेरी लकी, यू कैन कॉल मी वेरी फॉर्चुनेट। एग्जैक्टली थर्ड डे और राज साहब के यहाँ, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि वो जो फिल्मों में देखा था आर.के. बैनर ऐसे, लड़की यूँ और हाथ में वायलिन, और गेट पे लगा हुआ है, एंड वो स्टूडियो में एंटर करती बड़ा सा एक स्टैचू सा बना हुआ था। वहाँ अंदर पहुँचे तो राज साहब से मिले, तो जब हेलो रोनी कैसे है जी, मैं यार ये आदमी बोलते भी वैसे ही, वैसे एक्टिंग करते होंगे वो। उसके बाद उन्होंने चलो जी आपको अपनी पिक्चर के गाने दिखाते हैं जी। तो उनके गाने देखो, मेरा नाम जोकर या कोई पिक्चर बनाई थी ना उन दिनों में, मेरा नाम जोकर, वाज दैट पिक्चर, आई डोंट रिमेंबर। तो उस पिक्चर के गाने लगाए उन्होंने। तो पहली बार देखा मैंने कि हम तो सोचा कि थिएटर जो होता है टिकट लेके अंदर जाते हैं, तो हम तीनों बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। तो राज साहब ने पीछे इशारा किया, ये दोबारा लगाओ जी। तो मैं दोबारा भी लगा सकते हैं इधर, तो पिक्चर तो एक ही बार चली तो फिर देना है। फर्स्ट टाइम उनका एडिटिंग मशीन मूवी वाला होता है जिसमें छोटे फ्रेम चलते हैं, ये काटो होता है टेक्निकली। फिर वो ये भी एक एक्सपीरियंस था। हाँ, एक्सपीरियंस। फिर रात हुई तो घर ले गए, तो घर गए तो फिर वहाँ पर फिर शराब चालू। अच्छा, दत्त साहब के यहाँ भी रात को 2-3 बजे तक खाना गर्म हो, 3-4 बार खाना गर्म हुआ। तो इधर भी राज साहब के यहाँ साहब खाना गर्म खाते हैं जी, बाद में खाएंगे जी, भी रोनी साहब आए हैं, उसके बाद फिर गाना गर्म, फिर खाना गर्म, और रात को 2-3 बजे से पहले खाना नहीं खाते ये लोग। तो मैंने बोला वापसी में, मैं रोनी साहब ये मुंबई में क्या फैशन है कि रात को 4-5 बार खाना जो है गर्म किया जाता है। अरे नहीं, फिल्म वाले ऐसे होते हैं। मतलब आपके लिए सब नया नया एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ये तो स्टाइल था यहाँ का था। अच्छा, आपकी पसंद का एक गाना भी तो सुनवाइए। लाल किला पिक्चर का है, ना किसी की आंख का नूर हो। आपको कैसे मालूम? अरे कुछ नहीं, उसमें एक और भी है, लगता नहीं है। नहीं, पर आप ये जो आपने बोला वो सुना दीजिए। ना किसी की आंख, मेरे पे बड़ा फिट बैठता है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का चिराग हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ,
की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। अपने पसंदीदा कलाकार के बारे में उनके चाहने वाले बहुत कुछ जानते हैं और जानना चाहते भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका ये जो नाम है ना रंजीत, ये असली नाम नहीं है, आपका कुछ असली नाम है। और आपका ये रंजीत नाम किसने रखा, इस बारे में आप अपने मुंह से खुद ही बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। निमी जी, मेरा नाम जो था रियल जो है गोपाल नाम था। फिर जब मैं इंडस्ट्री में आया तो सुनील दत्त साहब मेरे को बहुत पसंद करते थे, तो ये अभी भी मेरे बड़े भाई की तरह है ना। हालांकि मेरे को कोई ऐसा ब्रेक जो होता है ना वो नहीं मिला कहीं से भी, लेकिन उन्होंने जो प्यार और जो मॉरल सपोर्ट दिया, दैट्स वेरी गुड फॉर मी। तो उन्होंने उन दिनों में मुझे बोले कि गोपाल, 2-3 आदमी है, गोपाल सहगल थे, एक वी गोपाल थे, एक प्रेस में गोपाल थे, बोले यार तुम नाम चेंज कर लो। मैं जी आप रख दो हैं। तो आई रिमेंबर हम रेशमा और शेरा की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम ये रंजीत रखा। बोला, पूछा था कौन से लेटर से, बोला आर से रख दीजिए। बोला शक्ल से तुम बड़े टफ लगते हो तो टफ नाम देता हूँ। तो फिर उन्होंने वहीं जैसलमेर से फ़ोन किया बॉम्बे में कि जितना भी आएगा तो उसमें इसका नाम रंजीत डाल लेगा। तो अब रंजीत नाम से आपको सब जानते हैं, गोपाल तो शायद घर में ही पुकारा जाता है। तो ये जो मेरा नाम उन्होंने रखा, और रियल नेम जो था मेरा गोपाल, गोपाल से मुझे गोली बुलाते थे, मेरा निकनेम, क्योंकि मैं फुटबॉलर था तो गोलकीपर ही था मैं। अच्छा, इसलिए गोली। तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरी दादी सिर्फ गोपाल बुलाती, गोपाल, उसी की आवाज़ आती थी। और ये रोनी सिंह मुझे गोपाल बुलाते हैं अभी तक। और इंडस्ट्री में सब गोली बुलाते हैं, एक रेखा सिर्फ मुझे गोपी बुलाती है। मैं चलो प्यार से जो जैसे बुलाए बुलाते थे। और आपके जो चाहने वाले इतने सारे दर्शक जो फिल्म देखते हैं वो तो रंजीत के नाम से। वो तो रंजीत के नाम से, अरे मर गया रंजीत आ गया यार, बचाओ, अपनी अपनी बीवी संभालो। अच्छा, ये जो आप विलेन बने तो उसके बाद विलेन ही बनते गए, कैसा लगा आपको? कुछ नहीं लगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा काम करने का। आई वांटेड टू बी बिजी, देयर वाज नथिंग, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये विलन नहीं बनना चाहिए। को मैंने कभी प्लानिंग नहीं किया। नहीं, सब ये चाहते हैं जो भी फिल्मों में आते हैं कि वो हीरो बने। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, मे बी मैंने अपनी लाइफ को कभी प्लान नहीं किया, मुझे तो उस काम से मतलब था और विलन की जो रोल होता है ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो आप जिस फील्ड में थोड़े से हिट हो जाते हैं तो उसी में आपको रिपीट करते हैं। पूछिए क्यों? इसलिए कि उनको दोबारा, अब जैसे रंजीत जैसे ही पर्दे पे आता है तो आप ऑडियंस भी समझ जाती है साला बदमाश आ गया, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ और करेंगे तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको, मेहनत ज्यादा करनी हाँ, उसमें फुटेज जाएगी जो किसी काम की नहीं है। इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सीन लिखने पड़ेंगे, राइटर को भी बैकअप के लिए। तो अभी क्या, एक बार प्रूव हो गया रंजीत इज अ बैड मैन, ये यही करता है, तो जैसे एंटर किया तो समझ जाते हैं लोग विलन है। और जो गाना सुनते सुनते सो जाते उठ जाते, हाँ अब मजा आएगा, अभी आया है ना। अब थोड़ी मारपीट होगी। हाँ, अभी उससे याद आता है, आजकल लोग मुझे बोलते हैं यार तुम काम क्यों नहीं करते हो फिल्मों में आजकल, तो शक्ल से तो मैं ठीक लगता हूँ, काम कर सकता हूँ। अरे नहीं सच्ची पूछ रहा हूँ, सचमुच बहुत अच्छी। मुझे कई दोस्त, मैं सोचा मेरी टांग खींचते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोले नहीं तुम ठीक ठाक हो, अभी काम क्यों नहीं करते हो। तो मैं एक्चुअली, इट इज़ नॉट मजाक, मैं सीरियसली बोलता हूँ, मैं देख एक्टिंग तो आती नहीं है। उन दिनों में काम क्या था, लड़कियों को पकड़ना, उठाना, साड़ियाँ खींचना, कपड़े फाड़ना। आजकल लड़कियाँ कपड़े नहीं पहनती, मैं क्या करेगा ना। आप ही बताइए, मेरा काम बचा गया। और बाकी काम के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसी वक्त हीरो आ जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। तो मतलब आपको इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि आप सिर्फ विलियन बनकर रह गए? नहीं बिल्कुल। मैंने कैरेक्टर्स भी किए, मेरे को कभी दिल में ऐसा आया नहीं। एक्चुअली शुरू में एक आध हीरो का रोल भी आया था मेरे को। अच्छा। तो एक राइटर थे तरुण घोष,
वो थोड़ा सा माल वाल आ गया उनके पास, उनकी चोर मचाए शोर कोई पिक्चर चल जी गई। हाँ, चोर मचाए शोर। तो ही बिकेम ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तो मेरे को एक पिक्चर के लिए आया, साइकिल चोर नाम था पिक्चर का। साइकिल चोर। हाँ, तो ही वांटेड मी इन द पिक्चर टू प्ले द लीड। तो मैंने उसको बोला, मैं दादा तू मेरा दोस्त है यार, तू ये पैसे उठा वापस चले जा, क्योंकि तेरे पिक्चर खरीदेगा कौन? रंजीत हीरो होगा तो मैं तो विलन हूँ। और उल्टा जाके मेरी बाहर बदनामी शुरू कर दी। एक तो मैं हीरो का रोल लेके गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैंने दोस्ती में बोला कि इसका नुकसान हो जाएगा नो। हाँ, मतलब एक आई नो आई एम नॉट गोइंग टू सिंग सॉन्ग्स और आई वाज नॉट अ सॉफ्ट कैरेक्टर, लेकिन उसको पिक्चर में शूट करता था। लेकिन हीरो का हीरो की आइडेंटिफिकेशन ही वही होती है। पर आपके दिल में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक बार तो हीरो बनूं? नहीं लगा। कई ऐसी फिल्में होती हैं रंजीत साहब जिनमें बहुत सारे विलेन होते हैं, कई होते हैं, और वो ही आपस में लड़ पड़ते हैं और मारपीट होती है। तब आपको अपने को एस्टैब्लिश करने में कि आप कुछ अलग से हैं, कैसा लगता है? कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं? हाँ, ये जो 5-6 विलेन्स का ट्रेंड शुरू हो गया था ना जो उन दिनों में, तो थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता था। कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं कि वो आदमी ऐसा कर रहा है तो अपना जेस्चर को चेंज कर दो। और मेरे को क्या है, मेरे ग्रुप्स नहीं थे कि राइटर मेरा ग्रुप हो या डायरेक्टर मेरा ग्रुप हो, तो मुझे जो भी दिया जाता था उसमें कभी आप मैनरिज्म कर दिया या कुछ अपना स्टाइल चेंज कर दिया, ऐसा कुछ होता था। और इसीलिए मैंने फिल्मों में काम भी बंद कर दिया था। हाँ, तो मज़ा नहीं आ रहा था, 5-5, 6-6 विलेन होते थे, एक लाइन मिल जाती थी। तो लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए थे, नॉट फिल्में नहीं बनाते थे। 4-5 हीरो होते थे, 4-5 हीरोइन होती थी, 5-6 विलेन होते थे। हाँ ठीक है, नाम तो आ जाता था लेकिन काम नहीं होता था उसमें, गैंगस्टर ही बन जाते थे ना। तो मेरे को ऐसा लगना शुरू हुआ, यार वेजिटेरियन आदमी है, अकेला आदमी है, तेरे को लिए नहीं ना लेना ना देना, तू क्यों इतना बेकार का काम करता है? यही होगा एक दिन कहाँ जी और रंजीत विलन डाइड, 1000 पिक्चरें की और फलाना है डिंगड़ा है, यही छोड़ के जाओगे? सो देन आई स्टॉप साइनिंग पिक्चर्स नो। फिर मेरी पिक्चरें थी कोई 70-80 ऑन द फ्लोर, वो मैंने फिर धीरे धीरे ख़त्म करनी शुरू की। फिर मैंने खाली तो बैठ नहीं सकते थे, देन आई प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड अ फिल्म विच आई रोट ऑल्सो। इसमें विनोद खन्ना था जी, फरा थी, किमी काटकर, अमरीश पुरी। और मैंने उसमें काम नहीं किया था। मैं काम करता, मुझे पैसे कौन देता? प्रोड्यूसर डायरेक्टर था ना। पर जो आपने फिल्में बनाई वो उतनी सफल नहीं रही। सफल नहीं रही है, यू आर राइट, क्योंकि मार्केटिंग नहीं हुई। और नंबर 2, लेकिन काम की बड़ी तारीफ हुई थी। किसी ने आज तक बोला नहीं मेरे को कि यार क्या बकवास पिक्चर बनाई इसने। हालांकि मेरी पिक्चर मुझे ऋषिदा ने मेरे को गले लगाया, शक्ति सामंता ने गले लगाया। और जिस दिन मैंने सेंसर के लिए अप्लाई किया उसी दिन उन्होंने फ़ोन आ गया, जी अपना प्रिंट भेज दीजिए। तो मैंने सोचा शायद उसमें मेरी पिक्चर में घोड़ा मरता है, तो मैंने सोचा शायद किसी ने कंप्लेन की होगी मेनका गांधी का कुछ ऑर्डर आ गए होंगे। तो मेनका ने बोला ये घोड़ा मरता है रेस कोर्स पे एंड ऑल दैट समथिंग लाइक बस। तो मैंने भेज दो, कल भी भेजनी है, आज भी भेजनी है, तो भेज दिया। तो ऑल वर वेरी थ्रिल्ड। तो मैं भी चला गया एक आधे पौने घंटे के बाद। तो ट्रायल देख के जब ये निकले सेंसर बोर्ड वाले मेंबर्स, पहले तो मुझे बोले यार हमने तो यू हैव डिसअपॉइंटेड अस। मैं क्या हो गया? अगर हमने सोचा यार रंजीत सारी ज़िंदगी विलन का रोल करता रहा है, कपड़े फाड़ता रहा है, रेप करता रहा है, इसकी अपनी पिक्चर में तो ये भी होगा, ऑल दैट, तो कुछ देखने में मज़ा आएगा। और ऊपर से हीरोइन तुम्हारी केमी काट कर है, ऑल दैट, तो सब ढका हुआ है। तो क्लियर यूज सर्टिफिकेट मिला था मुझे उसमें। मतलब आपको तो इट वॉज ए प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम। और मैं चाहता था कि जो भी पिक्चर बने दे शुड बी ए मैसेज बिहाइंड। अभी तक मैं यही सोचता हूँ कि बहुत कंट्रीब्यूशन होती है फिल्म लाइन की और फिर मैं चाहता था कि वल्गैरिटी से पैसा कमाने का मतलब नहीं है। और एक फैमिली में माँ बैठी है, भाई बैठा है, बाप बैठा है, उसी में जब आपका स्टाफ भी आपको सर्व कर रहा है तो उसमें कोई वल्गर सीन आ रहा होगा, जब वल्गर डायलॉग आ रहा होगा तो आपको खुद को शर्म आनी शुरू होती है पता लगा सीन आया, अब बेटा बैठा उठ के चला गया, माँ बैठी उठ के चली गई। तो ऐसी पिक्चरें जो थी, इसीलिए मैंने काम करना बंद कर दिया। उधर डबल मीनिंग डायलॉग शुरू हो गए थे उन दिनों में, जो पिक्चरें आती थी और डबल मीनिंग डायलॉग्स बहुत होते थे, जो कि अपने मेरे को अच्छा नहीं लगता था, वल्गर लगता था। हालांकि बहुत लोगों ने बोला यार एक तो बड़ी मुश्किल होता है एक्टर बनना, अब एक्टर बन के एक मुकाम पे पहुंचा है तो वहाँ पर इसने काम बंद कर दिया है। तो बोले यार जो है अपना काम करो, काहे को छोड़ता है ये, जो तो थोड़े बहुत चाहने वाले होते हैं। लेकिन जिस काम में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर रात को तकिए पे सर रखता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। मटेरियलिस्टिक को मेरी ख्वाहिशें नहीं थी। तो फिर मैंने एक पिक्चर बनाई तो इसकी बड़ी तारीफ अच्छी हुई, तो मार्केटिंग में मार खा गया, बिजनेस में मार खाया मैं, क्योंकि अब आप मेरी पिक्चर खरीदेंगी तो ये मेरी पिक्चर आपकी भी बन जाती है। आप बोलेंगे अरे ये मेरी पिक्चर है, तो उस हिसाब से मैंने कहीं से फाइनेंस भी नहीं लिया, कुछ नहीं। तो इट वाज लाइक ए स्टेप डॉटर होती ना,
हाँ। इट वाज लाइक दैट। अच्छा, लोगों के पैसे नहीं लगे थे तो, और ये तो रंजीत की पिक्चर है। और फिर मे बी इट वॉज नॉट दैट एक्स्ट्रा। मेरे फैंस जो थे उन्होंने सोचा कि ये अभी रंजीत की पिक्चर है, अंदर जाके देखा तो बिल्कुल क्लीन पिक्चर है, तो थोड़ी वो भी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग कि एक वायलेंट वाली, यू नो, ऑल लॉट ऑफ वायलेंस होगी, वल्गैरिटी होगी, जिसके साथ मेरे को लिंक करते हैं। तो एक भी रेप भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। तो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने एक और बनाई, उसमें भी मैंने घरेलू पिक्चर बनाई, बट आई वॉज प्राउड टू मेक दिस पिक्चर। मुझे किसी ने बोला नहीं। हाँ, बिजनेसमैन, देखिए, यू कैन बी ए गुड एक्टर, डायरेक्टर, बट इट्स नॉट नेसेसरी यू आर अ गुड बिजनेसमैन। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बोल देता था, यार तुम पैसे बाद में भेज देना। विनोद खन्ना को छोड़ देता था कि यार चलो मैं बाद में कर लूँगा काम, क्योंकि इसको दूसरी जब पिक्चर मिलती थी तो मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मेरी पिक्चर आने से पहले अगर विनोद खन्ना की कोई पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी तो मेरी पिक्चर जीरो हो जाएगी। मतलब जो बिजनेस टेक्निक, हाँ, वो नहीं है। अभी जब विनोद खन्ना बहुत गर्म था, अभी 2 पिक्चरें फ्लॉप हो गई तो आउट हो गया था ना आदमी। राहुल राय फ्लॉप था तो बेकार हो गया। वहां से रियलाइज किया कि पिक्चर बनानी है तो फ्लॉप एक्टर ले लो, लेकिन अच्छा एक्टर लो, कम से कम सीन को होल्ड तो कर लेते हैं। मतलब जिंदगी के अनुभव और जो फिल्मी दुनिया के दांव पेच होते हैं, हाँ, वो नहीं थे। वो आप मैं उसी से मार खाया है, नो, फेथ एंड ट्रस्ट में, यू नो। मतलब जिस तरह से लोग आपको पर्दे पर देखते हैं, आपकी एक्टिंग देखते हैं, जो काम करने लोगों को बहुत मुश्किल होते हैं, वो आप पर्दे पर अचानक फटाफट कर जाते हैं, और वही छवि आपकी बनी है। पर असल जिंदगी में आप कितने सॉफ्ट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने आपके आदर्श हैं, ये हमारे सुनने वाले बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। और अब बारी है आपकी पसंद के एक गाने की। इसी मुकाम पे एक बड़ा अच्छा गाना था, हंसते जख्म पिक्चर थी, तुम जो मिल गए। हाँ जी। अरे आपको मेरी चॉइस भी मालूम और यह बाकी जनरली इट इज अ गुड सॉन्ग, एवरीबॉडी नोज वर्ड। चलिए सुनते हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत, और ये बातें कुछ अधूरी सी ही रह गई, बाकी बातें आप फिर सुन सकेंगे। तो सुनना न भूलिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की बातें। चलते चलते दोस्तों, आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी के रूप में शामिल थे साइमन परेरा और विनायक रेनके। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।